नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मोस्ट इम्पोर्टेंट केस लॉज, यानी कि जो लैंडमार्क जजमेंट्स जो सीआरपीसी में रही है और हर बार यही केस लॉज जो हम मैक्सिमम टाइम पे रिपीट होके आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे जो टॉपिक है हमारा वो है अरेस्ट। तो देखिए जो सबसे पहला जो हमारा केस है दैट इज सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि है 2018 का और सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो देखिए जो ये केस है वो बात करता है द लॉ ऑफ अरेस्ट इज़ वन ऑफ बैलेंसिंग इंडिविजुअल राइट्स लिबर्टीज एंड प्रिविलेज ऑन वन हैंड एंड इंडिविजुअल ड्यूटीज ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द अदर हैंड। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं वो मैं मेन पॉइंट्स आपको सामने जो है इस वीडियो के माध्यम से रखने जा रहा हूँ। तो जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे निकल के आया हुआ है कि नो अरेस्ट कैन बी मेड इन ए रूटीन मैनर ऑन ए मेयर एलिगेशन ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अगेंस्ट मेड अगेंस्ट ए पर्सन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन के ग्राउंड पे, जो एलिगेशन है सिर्फ और सिर्फ इसके ग्राउंड पे ही ऑफेंस अगर हुआ है और सिर्फ उसका एलिगेशन है तो अरेस्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट दिया, नो अरेस्ट शुड बी मेड विदाउट रीजनेबल सेटिस्फैक्शन रीच्ड आफ्टर सम इन्वेस्टिगेशन, यानी कि पहले एक सेटिस्फैक्ट्री जो इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पे होना चाहिए और उसके बाद ये जो अरेस्ट की प्रोसीडिंग है वो आगे बढ़ानी जरूरी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, पर्सन अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विद ए टर्म फॉर ए टर्म विच मे बी लेस देन 7 years, ये देखिए, और विच मे एक्सटेंड टू 7 years। ये जो हमारा सेक्शन 41 है उसमें ये सारी चीज़ें दी गई हैं, क्योंकि जो सेक्शन 41 है, सेक्शन 41 ही बात करता है कि अरेस्ट कैसे होगा, यानी कि पुलिस जो है वो बिना किसी वारंट के कब अरेस्ट कर सकती है, यानी कि वारंट के बिना भी कब अरेस्ट किया जा सकता है। तो जो सेक्शन 41 है वो इस बारे में डिस्कस करता है और यहीं से हमारा अरेस्ट का चैप्टर भी है जो स्टार्ट होता है। और जो सेक्शन 46 है वो बताता है कि अरेस्ट हाउ, कि अरेस्ट किस प्रकार से किया जाएगा। तो जो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट केस लॉ है दैट इज सोशल एक्शन फोरम फॉर मानवाधिकार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट केस है, यानी कि ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, काफ़ी बार आपने इसको सुना भी होगा, अर्नेस्ट कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। ये जो हमारा केस है ये मेन तो उस पर जो है रिलेट करता है सेक्शन 498A ऑफ IPC, यानी कि क्या है कि आज के दिन जो चला हुआ है कि जो कोर्ट भी इस बात को मान के चल रही है कि जो 498A IPC हैं उसमें जो मैक्सिमम केसेस हैं वो अपने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए, दूसरी पार्टी पर प्रेशराइज करने के लिए, उसी इंटेंशन के साथ जो मैक्सिमम केसेस हैं वो किए जा रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग भी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन इश्यू कर रखी है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है कि पुलिस ऑफिसर डायरेक्टेड नॉट टू ऑटोमेटिकली अरेस्ट वेयर ए केस इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 498A IPC, यानी कि कोग्निजेबल ऑफेंस है। जो 498A है वो क्या है, कोग्निजेबल ऑफेंस है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट जो अरेस्ट था, पहले इसमें क्या था कि जैसे ही 498A की जो कंप्लेंट गई यहाँ पे डायरेक्ट अरेस्ट जो है वो किया जाता था। तो अब उस चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि उसमें कई बार जैसे कि जो एलिगेशन लगते हैं जनरली क्या होता है कि लड़के के माता के खिलाफ, पिता के खिलाफ, साथ में भाई बहन चाचा ताऊ, पूरे की पूरी जो फैमिली है उसको इसमें इन्वॉल्व कर लिया जाता। तो उसके रिगार्डिंग ये जो जजमेंट है ये आई थी और इसमें जो क्लियरली वो बताया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारी इंद्र मोहन गोस्वामी वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तरांचल। ये है हमारी 2007 की जजमेंट और ये भी है हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट मीन्स डिप्रिवेशन ऑफ द मोस्ट प्रीसियस राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। Therefore, the courts have to be extremely careful before issuing non-bailable warrants. Just as liberty is precious for an individual, so is the interest of the society in maintaining law and order. Both are extremely important for the survival of a civilized society. Non-bailable warrants should be issued to bring a person to courts when summons or bailable warrants would be unlikely to have the desired रिजल्ट, यानी कि इसमें जो गाइडलाइन दी गई थी वो दी गई थी नॉन बेलेबल वारंट्स के रिगार्डिंग। जनरली क्या होता है कि किसी भी मान लीजिए कोई कंप्लेंट केस है, FIR केस है, उसमें जो कोर्ट है पहले वो वारंट इश्यू करती है और उसके बाद सीधा
नॉन बेलेबल वारंट इश्यू करती हैं। अभी मान लीजिए किसी पर्सन को समन्स इश्यू किए गए हैं स्टार्टिंग में कंप्लेंट केस में अपियर होने के लिए, पर्सन अपियर नहीं हुआ, तो कई बार क्या होता है कि अगर जो सर्विस है वो इन पर्सन होती है समन की, तो वहाँ पे जो कोर्ट है वो डायरेक्टली ही नॉन बेलेबल वारंट इश्यू कर देते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अपने जजमेंट में कहा है कि डायरेक्टली ही सीधा नॉन बेलेबल वारंट का प्रोसीजर ना अप्लाई करें और पहले सिंपल जो है समन्स के जो भी तरीके आप हो सकते हैं वह सारे के सारे तरीके आजमाएं, जैसे समन्स हैं, बेलेबल वारंट्स हैं, और उसके बाद ही नॉन बेलेबल वारंट की तरफ जाएं। क्योंकि जो पर्सन जब अरेस्ट होता है या वो इम्प्रिजनमेंट में जाता है तो उसका जो फंडामेंटल राइट है वो उससे छिनता है। ओके, और इसमें जो क्या दिया गया, आगे क्या दिया गया, दिस कुड बी व्हेन इट इज़ रीजनेबल टू बिलीव दैट द पर्सन विल नॉट वॉलंटरीली अपीयर इन कोर्ट, यानी कि NBW कब कब इश्यू किए जाने चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग ये पॉइंट्स हैं। दूसरा पॉइंट है द पुलिस अथॉरिटीज आर अनेबल टू फाइंड द पर्सन टू सर्व हिम विद ए समन, और थर्ड है इट इज कंसिडर्ड दैट द पर्सन कुड हार्म समवन इफ नॉट प्लेस्ड इनटू कस्टडी। तो इन सिचुएशन में जो NBW है वो इश्यू किया जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट केस है ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो आपका CRPC के प्रोविजंस हैं सेक्शन 41A, B, C और D, ये सारे इसी जजमेंट से, जो DK बासु वर्सेस हमारी स्टेट की जजमेंट है, इसी जजमेंट के बाद ये जो सारे के सारे प्रोविज़न हैं यहाँ पे आए थे, और ये हमारे लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड लैंडमार्क जो जजमेंट है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की है। तो इसमें सबसे पहले जो गाइडलाइंस दी गई थी अरेस्ट के लिए वो इसी केस लॉ के बाद यहाँ पे आई थी। तो जो सबसे पहली गाइडलाइन थी क्या थी, तो पुलिस पर्सनल कैरिंग आउट द अरेस्ट एंड हैंडलिंग द इंटेरोगेशन शुड बियर एन एक्यूरेट एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन मार्क विद देयर डेजिग्नेशन। तो ये जो है इसी के बेसिस पे हमारा जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 41B, वो यहाँ पे इसी के बेसिस पे आया था। उसके बाद जो सेकंड गाइडलाइन है द पुलिस ऑफिस कैरिंग आउट द अरेस्ट सेल प्रिपेयर द मेमो ऑफ अरेस्ट विच सेल बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस जजमेंट के। उसके बाद आया था अरेस्टेड पर्सन सेल बी एंटाइटल्ड टू हैव हिज फ्रेंड और रिलेटिव टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज अरेस्ट। ये सारे के सारे आप CRPC में भी देख सकते हैं, सारे के सारे प्रोविजंस वहाँ पे आपको मिलेंगे। ही मस्ट बी अवेयर ऑफ हिज राइट टू हैव समवन बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज अरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है द अरेस्टी मस्ट बी एग्जामिन्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट एंड एवरी मेजर और माइनर इंजरी मस्ट बी रिकॉर्डेड, यानी कि अगर पर्सन को अरेस्ट से पहले किसी भी प्रकार की कोई भी इंजरी है तो उसको रिकॉर्ड किया जाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद द अरेस्टी शुड बी सब्जेक्ट टू मेडिकल एग्जामिनेशन बाय ए ट्रेन डॉक्टर एवरी 48 आवर्स, यानी कि अगर कोई पर्सन अरेस्ट हुआ है तो हर एक 48 आवर्स में जो ट्रेन डॉक्टर हैं वो इसको मेडिकली एग्जामिन करेंगे। उसके बाद द कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी सेंट टू द मजिस्ट्रेट फॉर रिकॉर्ड। नेक्स्ट है द अरेस्टी मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। ये सारे के सारे आप जो सेक्शंस हैं वो CRPC में देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज ही मस्ट बी परमिटेड टू मीट ए लॉयर ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, जो आपका सेक्शन 41 क्लोज D है। आफ्टर दैट पुलिस कंट्रोल रूम शुड बी प्रोवाइडेड एट एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड अब इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट केस पे। ये जो केस है हमारा ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट ही है। तो ये जो हमारा केस है दैट इज़ दिल्ली जुडिशल सर्विसेज एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1991 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में जो गाइडलाइंस दी गई थी वो दी गई थी जुडिशियल ऑफिसर्स के अरेस्ट के रिगार्डिंग, यानी कि अगर किसी भी जुडिशियल ऑफिसर को अगर पुलिस को अरेस्ट करना है तो वो क्या क्या जो प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या मेजर्स हैं वो यूज़ करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, जुडिशियल ऑफिसर शुड बी अरेस्टेड फॉर एनी ऑफेंस ओनली अंडर द इंटीमेशन टू द डिस्ट्रिक्ट जज और द हाई कोर्ट, यानी कि अगर आपको किसी भी जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट करना है तो उससे पहले आपको या तो डिस्ट्रिक्ट जज को या फिर आपको हाई कोर्ट को इन्फॉर्म करना होगा।
दूसरा पॉइंट क्या आया था, इन केस ऑफ नेसेसिटी फॉर इमीडिएट अरेस्ट, अगर आपको इमीडिएटली अरेस्ट करना है तो ओनली ए टेक्निकल और फॉर्मल अरेस्ट में भी इफेक्टेड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे आप उनको अरेस्ट कर सकते हैं। थर्ड है, द फैक्ट ऑफ द अरेस्ट शुड बी इमीडिएटली कम्युनिकेटेड टू द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, यानी कि दोनों को आप जो इमीडिएटली है कम्युनिकेट करेंगे। आफ्टर दैट द जुडिशियल ऑफिसर सेल नॉट बी टेकन टू द पुलिस स्टेशन, यानी कि आप जुडिशियल ऑफिसर को पुलिस स्टेशन में नहीं लेके जाएंगे विदाउट द प्रायर ऑर्डर और डायरेक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जब तक जो सेशन या डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो आपको अप्रूव नहीं करते हैं तब तक आप वहाँ पे उनको लेके नहीं जाएंगे। उसके बाद ऑर्डिनरीली देयर शुड बी नो हैंड कफिंग ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर। अब देखिए यहाँ पे जो हैंड कफिंग की बात है तो इसमें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स हैं और हाई कोर्ट्स हैं, उन्होंने एक प्राइवेट पर्सन को भी, एक आम आदमी अगर है उसको भी अगर पुलिस अरेस्ट करी है तो उसको भी हैंड कफिंग को लेकर काफ़ी सारी गाइडलाइंस दी गई हैं। और ऐसे ही केस में क्या था कि जिसमें जो एक हमारे कोई एमएलए थे या कोई लीडर थे उनको अरेस्ट किया गया था और उनको हैंडकफ किया गया था, तो उस सिचुएशन में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर के ऊपर 1 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगाई थी। और ये वीडियो आप जो है वो हमारे चैनल पे जाके देख भी सकते हैं, इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो अपलोड कर भी रखी है। उसके बाद क्या है, इमीडिएटली फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड टू द जुडिशियल ऑफिसर फॉर कम्युनिकेशन विद हिज फैमिली मेम्बर्स और लीगल एडवाइजर्स एंड जुडिशियल ऑफिसर्स। उसके बाद नो स्टेटमेंट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स हु इज अंडर अरेस्ट शुड बी रिकॉर्डेड, नोर एनी पंचनामा बी ड्रॉन अप, नोर एनी मेडिकल टेस्ट बी कंडक्टेड एक्सेप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लीगल एडवाइजर ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर। तो ये जो है काफ़ी सारे जो मेन गाइडलाइंस हैं वो यहाँ पे फॉर्मुलेट की गई थी इस केस में, जो कि रिगार्डिंग थी जुडिशियल ऑफिसर्स के। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ मेंटेनेंस, यानी कि अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे जो सीआरपीसी है हमारा सेक्शन 125 है जो कि प्रोवाइड करवाता है मेंटेनेंस के बारे में। उसके ऊपर जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, वो सारे के सारे अब हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो सबसे पहला जो हमारा केस है वो है नानक चंद्र वर्सेज चंद्रा किशोर, और ये केस है हमारा 1969 सुप्रीम कोर्ट। तो इस केस में क्या कहा गया था कि जो प्रोविजंस हैं कंटेंट इन सेक्शन 125, 128 आर एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन बिलोंगिंग टू ऑल रिलीजन्स एंड हैव नो रिलेशनशिप विद पर्सनल लॉ ऑफ द पार्टीज, यानी कि जो सेक्शन 125 टू 128 है वो क्या है, सेकुलर है, एक स्पेसिफिक रिलीजन पे वो अप्लाई नहीं होते हैं, वो सभी के सभी रिलीजन्स पे इक्वली अप्लीकेबल होंगे। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट केस लो है वो है हमारा यमुना बाई वर्सेस अनंत राव, यमुना बाई वर्सेस अनंत राव 1988, एंड नेक्स्ट इज सविता बेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात AIR 2005, दोनों के दोनों है हमारे सुप्रीम कोर्ट में। तो इसमें क्या कहा गया था कि द टर्म वाइफ मीन्स लीगली वेडिड वाइफ ओनली, यानी कि जो यहाँ पे ये जो केस लो है इसमें बताया गया था कि जो टर्म वाइफ है जो कि सेक्शन 125 में है वो सिर्फ और सिर्फ लीगली वेडिड वाइफ है, सेकंड वाइफ कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस। लेकिन अब काफ़ी सारी जो है फॉरवर्डिंग जजमेंट्स जो हैं वो आ चुकी हैं डिफरेंट हाई कोर्ट्स की भी और सुप्रीम कोर्ट की भी, कि भाई जो सेकंड वाइफ है वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, लेकिन उसके कुछ ग्राउंड्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो उनको फुलफिल करनी है। फॉर एग्जांपल कि जो सेकंड वाइफ है उसे पता ही नहीं था कि जो हस्बैंड है वो ऑलरेडी मैरिड था, तो उस सिचुएशन में भी ऐसा हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट केस है वो है हमारा डॉक्टर स्वप्न कुमार बनर्जी वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अनदर क्रिमिनल अपील नंबर ऑफ 2015। तो ये हमारा केस है 2015 का, जिसमें कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि वाइफ हु हैज़ बीन डिवोर्स्ड बाय द हस्बैंड ऑन द ग्राउंड दैट द वाइफ हैज़ डिजर्टेड हिम इज एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC, यानी कि जो अगर वाइफ जो है वो डिजर्ट कर देती है और ये हस्बैंड ने क्लेम किया है और इसी ग्राउंड पर जो है वो
डिवोर्स भी हुआ है तो भी वो जो वाइफ है वो 125 के अकॉर्डिंग जो मेंटेनेंस है वो क्लेम कर सकती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट केस लो है वो है हमारा डी वेलुसामी वर्सेस डी पचायम्माल 2010 की जो ये जजमेंट है। तो इसमें क्या कहा गया कि वुमेन हु इज इन मैरिज लाइक रिलेशनशिप दो नॉट लीगली मैरिड कैन क्लेम मेंटेनेंस, यानी कि जैसे कि जो यहाँ पे क्लियरली कहा भी गया है कि द कोर्ट हेल्ड दैट नॉट ऑल लिव इन रिलेशनशिप्स विल अमाउंट टू रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज, यानी कि यहाँ पे जो बात की गई है वो की गई है लिव इन के कंटेक्स्ट में, यानी कि अगर कोई पर्सन है मेल एंड फीमेल वो एक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और अगर पर्सन जो मेल है उसे लगता है कि यहाँ पे उसकी जो सेक्शन 125 की लाइबिलिटी नहीं बनती है तो ये केस लो स्पेसिफिकली उनके लिए ही है। अगर आप ऐसा सोसाइटी को ऐसी प्रिजम्पशन दे रहे हैं कि जो आप दोनों हैं वो मैरिड हैं तो उस सिचुएशन में आपको जो वाइफ है वो जो यानी कि जो लड़की है वो एंटाइटल है किसके लिए, सेक्शन 125 की मेंटेनेंस के लिए और उसको आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे जो क्या क्राइटेरिया दिया गया, रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज मस्ट फुलफिल फॉलोइंग कंडीशंस। कौन सी कंडीशंस हैं, तो जो सबसे पहली कंडीशन है वो यहाँ पे निकल के आई है, द कपल मस्ट होल्ड देमसेल्व्स आउट टू सोसाइटी एज ए कीन टू स्पाउसेज, यानी कि सोसाइटी को ऐसा लगता है कि जो लड़का और लड़की हैं वो दोनों एक जो वेडिड रिलेशनशिप में है और वो मैरिड है। उसके बाद दे मस्ट बी ऑफ ए लीगल एज, यानी कि जो लड़के की एज है वो और लड़की की जो लीगल एज है। अब लीगल एज क्या है, जो शादी के लिए जो लीगल एज है वो है मेल के लिए 21 ईयर्स और वहीं फीमेल के लिए 18 ईयर्स। ये हमारी जो है लीगल एज है, हालांकि जो मुस्लिम लॉज हैं उनमें ये डिफर करती है। उसके बाद दे मस्ट बी अदरवाइज क्वालिफाइड टू एंटर इनटू ए लीगल मैरिज, और हर एक तरीके से वो दोनों पर्सन जो लीगल मैरिज के लिए क्वालिफाई करते हों। दे मस्ट हैव वॉलंटरीली कोहैबिटेड फॉर ए सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आपकी रिलेशनशिप से ऐसा सोसाइटी को लगता है कि आप दोनों मैरिड हैं तो उस सिचुएशन में ये जो केस लो है वो अप्लीकेबल होगा और आप सेक्शन 125 की मेंटेनेंस देने से वाइफ को डिनाई नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट केस है दैट इज विजय मनोहर वर्सेज काशीराव राजाराम 1987। तो इस केस में कहा गया था कि डॉटर वेदर मैरिड और नॉट वुड ऑल्सो बी लायबल टू पे मेंटेनेंस। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिए, वुड ऑल्सो बी लायबल टू पे, यानी कि डॉटर भी जो है वो मेंटेनेंस देने के लिए लायबल है। उसके बाद जो है चतुर्भुज वर्सेस सीता 2008 की ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट। द फेरेज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ वुड मीन दैट मीन्स अवेलेबल टू द deserted wife while she was living with her husband and would not take within itself the efforts made by the wife after desertion to survive somehow। यानी कि ये जो सेक्शन में जो दिया गया है अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, उसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर पढ़ी लिखी है और कमा रही है तो आप उसको मेंटेन से डिनाई कर देंगे। अगर जो सिचुएशंस ऐसी हैं कि वो सिर्फ अपने गुजारे के लिए चीज़ होती है। ओके, तो जो नेक्स्ट इसके बाद है कमला वर्सेज एम.आर. मोहन कुमार 2019 की जो ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या कहा गया कि फॉर फुलफिलिंग ट्रू स्पिरिट ऑफ बेनिफिशियल लेजिस्लेशन ऑफ सेक्शन 125 CRPC स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज इज नॉट रिक्वायर्ड। और इसके बाद भी जो है काफ़ी जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की जजमेंट आती हैं कि अगर जो कोर्ट में सेक्शन 125 की एप्लीकेशन आई है मेंटेनेंस के लिए तो वहाँ पे कोर्ट को मैरिज की लीगैलिटी में घुसने की ज़रूरत नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ उसकी जो कंडीशंस के ऊपर ही बात करेंगे। लॉन्ग कोहेबिटेशन बिटवीन वुमेन एंड मैन मे लीड टू प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज एंटाइटलिंग मेंटेनेंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन बोर्न टू देम। दिस प्रिजम्पशन इज ए रिबटेबल प्रिजम्पशन। हालांकि अगर कोर्ट ऐसा मान भी लेती है, उनको प्रिज्यूम कर लेती है, तो ये जो प्रिजम्पशन है ये एक रिबटेबल प्रिजम्पशन है और इसको बाद में रिबट किया जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज रीमा सलकान वर्सेस सुमेर सिंह सलकान 2019 की ही ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा गया कि इन डिसाइडिंग द क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ
अंडर सेक्शन 125 CRPC, द वाइफ इज एंटाइटल्ड इन लॉ टू लीड लाइफ इन ए सिमिलर मैनर एज ही वुड हैव लिव्ड इन हाउस विद हर हस्बैंड। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक वाइफ है, वो बेशक से जो उसके अपने घर की तरफ से है उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस जो हैं वो वीक रही हों, लेकिन आफ्टर मैरिज उसने एक लग्जरी लाइफ जो है वो बिताई है एंड फिर उनका डिवोर्स हुआ है या नहीं हुआ है और वो मेंटेनेंस क्लेम करती हैं 125 में। तो जो जिस अमाउंट के लिए वो एंटाइटल है वो अमाउंट उसको उसी सिचुएशंस में, जिस सिचुएशन में वो अपने ससुराल में अपने पति के साथ रह रही थी, उसी प्रकार की जो मेंटेनेंस है वो उसे दी जाएगी। इट इज ए स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑफ हस्बैंड टू सी दैट द वाइफ डज नॉट बिकम डिस्टिट्यूट। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज भगवान दत्त वर्सेस कमला देवी 1975 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने जो है कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे सेक्शन 125 के, वो लेट डाउन किए थे। तो क्या था, द रेमेडी अंडर सेक्शन इज स्पीडियर एंड इकोनॉमिकल देन द रेमेडी एनफोर्स्ड बाय वे ऑफ सिविल कोर्ट, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर नीडी पर्सन्स। और दूसरा इसमें कहा गया था इट एम्स एट प्रिवेंटिंग डेस्टिट्यूशन एंड वैग्रेंसी लीडिंग टू कमीशन ऑफ क्राइम। ओके, नेक्स्ट है हमारी वीडी भनोट वर्सेस सविता भनोट 2012 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा द एक्सटेंशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ वाइफ टू कवर डिवोर्स्ड वाइफ इज इंटेंडेड टू प्रिवेंट अनस्क्रप्युलस हस्बैंड्स फ्रॉम फ्रस्ट्रेटिंग द लेजिटिमेट क्लेम्स ऑफ द वाइफ्स बाय डिवोर्सिंग देम। यानी कि आफ्टर डिवोर्स भी जो है मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 क्लेम की जा सकती है बाय वाइफ। दिस एक्सप्लेनेशन इज एम्ड एट सिक्योरिंग सोशल जस्टिस टू वीमेन बिलोंगिंग टू प्रॉपर क्लासेज। यानी कि किस केस में कहा गया था कि आफ्टर डिवोर्स भी जो है वाइफ को मेंटेनेंस दी जा सकती है, तो वो हमारा था वीडी भनोट वर्सेज सविता भनोट। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज मोहम्मद अहमद खान वर्सेज शाहबानो बेगम। ये हमारा सेक्शन 125 के ऊपर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट्स में से एक है, जो कि मैक्सिमम बार रिपीट भी हुआ है और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। तो इस केस में जो है हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या बात की है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बात की है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that there is no conflict between section 125 and मुस्लिम पर्सनल लॉ। यानी कि यहाँ पे भी सेक्शन 125 को सेकुलर डिक्लेयर करने के बारे में ही बात की गई है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो लिमिट करता है लाइबिलिटी ऑफ हस्बैंड टू मेंटेन द डिवोर्स्ड वाइफ टिल द पीरियड ऑफ इद्दत। अगर जो डिवोर्स्ड वाइफ है वो एबल है टू मेंटेन हरसेल्फ, द हस्बैंड्स लाइबिलिटी expires after the period of iddat. However, if the divorced wife is unable to maintain herself, she is entitled to take recourse to section 125 of Code of Criminal Procedure. Section 125 applies to divorced Muslim woman until she remarries। यानी कि यहाँ पे इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि जो सेक्शन 125 है वो सेकुलर है। ओके, नेक्स्ट अभिलाषा वर्सेस प्रकाश 2020 सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें क्या कहा गया, डॉटर, तो ये जो हमारी जजमेंट वो रिलेट करती है डॉटर से, हु अटेंड मेजोरिटी एंड इज स्टिल अनमैरिड इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर फादर इन प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 125 CRPC इफ शी इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी फिजिकल और मेंटल abnormality इंजरी। Unmarried Hindu daughter can claim maintenance from her father till she is married, relying on Section 20 Clause 3 of the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, provided she pleads and proves that she is unable to maintain herself, for enforcement of which right her application suit has to be under Section 20 of the Act. The legislature never contemplated to burden the magistrate while exercising jurisdiction under Section 125 CRPC to determine the claims contemplated by Hindu Adoption and Maintenance Act 1956। यानी कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि अगर कोई डॉटर जो कि मेजर हो चुकी है लेकिन अनमैरिड है, स्टिल शी कांट क्लेम मेंटेनेंस अंडर
section 125, but she can do the same under section 20 clause 3 of Hindu Adoption and Maintenance Act. Next is संजीव कपूर वर्सेस चंदना कपूर 2020। तो ये भी हमारी जजमेंट है 2020 की। इसमें कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट आफ्टर पासिंग जजमेंट और फाइनल ऑर्डर अंडर सेक्शन 125 CRPC डज नॉट बिकम फैक्टस ऑफिसियो। सेक्शन 125 itself contains provisions where order passed can be cancelled or altered. It is covered by an exception contained in section 362 of CRPC. नेक्स्ट हमारा बेगम सबानो वर्सेस AM अब्दुल गफूर। तो इसमें क्या कहा गया? बाइगैमी इज अलाउड अंडर मुस्लिम लॉ एंड हस्बैंड इज नॉट क्रिमिनली लायबल फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग सेकेंड मैरिज। हाउएवर Muslim wife would surely be entitled to live separately and claim maintenance solely on the ground that second marriage of her husband has caused her mental agony and cruelty. In such a situation, husband cannot take shelter of his personal law and claim immunity from section 125 CRPC. यानी कि अगर एक मुस्लिम हस्बैंड है जिसने कि सेकंड मैरिज जो है वो कर ली है, अब जो उसकी फर्स्ट वाइफ है उसे ऐसा प्रिज्यूम होता है कि उसे पहले की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है और उसकी वजह से उसे क्रूअल्टी या फिर मेंटल एगोनी जो है वो कोज होती है, तो वो सिर्फ इसी सोल ग्राउंड पे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC। तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट केस लॉज रिलेटेड टू अरेस्ट एंड मेंटेनेंस। तो ये कुछ ऐसे केस लॉज हैं जिनमें जो कि हर बार किसी ना किसी एग्ज़ाम में रिपीट ज़रूर हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको इस जो ये केस लॉज हैं इनका क्रक्स समझ में आया होगा और आपको जो ये केस हैं वो जल्दी से याद भी होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और आगे की जो टॉपिक्स हैं उन पे जितने भी केस लॉज हैं वो सारे के सारे मैं कवर करूँगा और इसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी जो नई वीडियो है, उम्मीद करता हूं कि डेली मैं जो ये केस लॉज हैं उनकी वीडियोस आपके सामने पोस्ट करूं ताकि आपकी जो अभी हरियाणा जुडिशरी जो आने वाला है जिसकी जो डेट आई है आई थिंक 3 मार्च, उसमें आपको इन केस लॉज से काफ़ी सारा बेनिफिट होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।